बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं चैनल विन का खास प्रोग्राम करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जब भी इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं आपको कोर्सेज के बारे में बताया जाता है, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बताते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताते हैं, कॉलेजेस के बारे में आपको बताते हैं। आज हम लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में तकरीबन सारे लोगों ने सुना हुआ है और ये यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? इंडिया के दिल में बसती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसे जेएनयू के नाम से जानते हैं। इसमें किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसे आपको क्लियर करना होगा, जिसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, सारी डिटेल के साथ प्रोग्राम में आइए जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ करियर काउंसलर जनाब SM रजा सर। सबसे पहले उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट को सलामुन अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे और एक अहम जानकारी के साथ हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम बड़ा मशहूर है जी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज में कैसे आप दाखिला ले सकते हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कंपटीशन कौन सा होगा, कैसे आप बढ़ें और कैसे अपनी आप तैयारी करें, इंशाल्लाह वो तमाम रास्ते जो आपको कामयाबी दे सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, उसका जिक्र। जी सर, जैसा कि जेएनयू के बारे में हम लोग काफ़ी नाम सुनते हैं और इसका नाम इतना है कि मेरे ख्याल से गांव और शहर का कोई भी बच्चा वो जेएनयू के बारे में अच्छे से जानता है। एग्जैक्टली। न्यू दिल्ली का है, कैपिटल में ये यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से और ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, राइट। इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। 1969 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है न्यू दिल्ली में और मोटिव ये है कि रिसर्च के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाए। जी। बच्चे किसी फील्ड में रिसर्च करें और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी गई थी। और एक मैं एनालिसिस देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि अगर तकरीबन 8,500 स्टूडेंट अगर एक बार में कैंपस में अगर होते हैं तो 8,500 स्टूडेंट का मैं डिवीज़न देख रहा था, उसमें तकरीबन 1,500 के आसपास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बच्चे हैं, 2,000 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में बच्चे हैं और 4,500 बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ रिसर्च यानी PhD का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो रिसर्च के लिए मैं कह सकता हूँ बेस्ट अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है इंडिया में। अगर आपको किसी फील्ड में रिसर्च करना है तो मैं कहता हूँ कि उस तरफ आप कदम बढ़ाएं और रिसर्च के अलावा और जो दीगर कोर्सेज हैं इंशाल्लाह उसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे आपको डिटेल करके सारी चीज़ें बताएंगे। जी सर, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और काफ़ी लोग यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं, इसकी क्रेडिट की बात करूँ तो आज ये कहाँ पर स्टैंड कर रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जब हम दाखिले के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में मैं जा रहा हूँ उसकी रैंकिंग क्या है। जी। और हर इंसान उससे अट्रैक्ट होता है, कंपनी अट्रैक्ट होती है प्लेसमेंट के लिए, बड़े बड़े डिपार्टमेंट से उसका कोलैबोरेशन होता है, अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम वहाँ मौजूद होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन जो हिंदुस्तान का ब्रेन जिसको कहा जाए, बेहतरीन जो टैलेंट वाले बच्चे हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और जाहिर सी बात है जब माहौल आपको अच्छा मिलता है तो आपके अंदर निखार भी वैसे ही आता है। और जहाँ तक आपने बात की है रैंकिंग की, तो जब भी आप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की पब्लिश होती है इंडिया में तो आप देखेंगे मुल्क के टॉप 5 यूनिवर्सिटी में जेएनयू का नाम जरूर आपको मिलता है। किसी बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट रैंक भी आई है, सेकंड रैंक, थर्ड, फोर्थ, यानी टॉप 5 में ऑलवेज ये यूनिवर्सिटी रहती है। और मैंने बताया कि फर्स्ट रैंक भी इस यूनिवर्सिटी का आ चुका है, तो आपके लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। ओके सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि इसमें तकरीबन सारे डिपार्टमेंट हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि वो भी बता दें कि किस किस तरह के डिपार्टमेंट हैं और कौन कौन से कोर्सेज हम यहाँ पर कर सकते हैं। राइट। तो अब हमने जब स्टार्ट में बताया साजिद साहब कि बेसिकली जब इसकी बुनियाद रखी गई तो ये जहन में था कि रिसर्च प्रोग्राम को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। अब रिसर्च में ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के जो फील्ड थे उस तरफ और लैंग्वेजेस की तरफ शुरुआत की गई। और ह्यूमैनिटीज़ में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इस तरह के सारे सब्जेक्ट्स थे। और जो फॉरेन लैंग्वेजेस में जैसे पर्शियन है, आपके अरबिक है, रशियन है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, फ्रेंच है, इन सारे लैंग्वेजेस में सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे दिए गए। और कुछ और भी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे देखें मैनेजमेंट के बारे में MBA जब करना होता है
तो बच्चे अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं। तो यहाँ MBA का भी प्रोग्राम है, आगे चल के MCA का प्रोग्राम भी यहाँ लॉन्च किया गया है, तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पे है। आयुर्वेदा साइंस का भी एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जो बच्चे 12th के बाद नीट के थ्रू BDS या MBBS नहीं पा पाते हैं, उनके लिए बेहतरीन यहाँ पे कोर्स है। इसी तरह से JEE मेंस के स्कोर के थ्रू यहाँ पे BTech का प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस एंड IT में भी मौजूद है, और साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी का, लाइफ साइंसेज का अपना यहाँ डिपार्टमेंट है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी भी है और लाइफ साइंसेज के अदर डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हर तरह के कोर्सेज आपके लिए मौजूद हैं। ओके जी सर, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि हम लोग जानते ये थे कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज के लिए जी, नंबर 1 है, जी। लेकिन आपने बताया कि साइंस के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। इसमें इंजीनियरिंग के भी बच्चे आ सकते हैं, जी। उनके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो ये सारे मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी कोर्सेज है, इन सब के लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, कैसे एडमिशन लेना होगा हमें? सिलसिलेवार देखें आप। अब साजिद साहब, अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई प्रोग्राम आप लेते हैं, जैसे BA इन पर्शियन या BA इन आप चाइनीज या जर्मन आप लेते हैं, तो आपको बेसिकली 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। तो अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको जाना है, जो आयुर्वेदिक बायोलॉजी के बारे में मैंने बताया, 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये मास्टर प्रोग्राम है 5 साल का, तो इसमें आपको जाने के लिए अगेन 12th आपको होना चाहिए। और जो BTech का प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस एंड IT में, इसमें जाने के लिए JEE मेंस का आपको स्कोर चाहिए। तो 12th के बाद एंट्री के ये 3 डोर्स आपके पास आ गए। अब अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया साजिद साहब, और उसके बाद तब हमको एंट्री लेनी है, तो PG के प्रोग्राम्स हैं। सपोज करें अगर हमको लाइफ साइंसेज की तरफ जाना है, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में जाना है, तो मुझे BSc बायोलॉजी करके मास्टर्स के लिए वहां पे अप्लाई करना है। MBA अगर हमको करना है, MBA का हम लोग अभी इंशाल्लाह बताएंगे आपको प्रोग्राम में। अगर आपको MBA करना है तो सिंपल आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम से, आइदर साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से, उसके बाद आप MBA का एंट्रेंस दे सकते हैं। अगर आपको MCA करना है तो यहाँ पे BSc होना चाहिए, आपका मैथ्स होनी चाहिए। BSc के बाद MCA का एंट्रेंस आप दे सकते हैं। तो इस तरह के सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं, तो जैसा कोर्स है वैसे एंट्रेंस है जी। ओके सर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और एक सवाल हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें रहते हैं किसी ऐसे गांव में जो बहुत दूर है यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर रहना, दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पर रहने की भी लोग बारे में सोचेंगे थोड़ा सा, तो क्या कैंपस के बारे में भी थोड़ा सा आप बता सकते हैं, या हॉस्टल के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं कि अगर कोई गांव का बच्चा भी एडमिशन लेता है इस यूनिवर्सिटी में, तो वो आराम से यहाँ पर पढ़ाई कर सकता है? बिग कैंपस, तकरीबन 1000 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है। आप देखें, बहुत बड़ा कैंपस है। ओके। और रेसिडेंशियल कैंपस है, बहुत बड़ी बात, रेसिडेंशियल कैंपस है, बेहतरीन हॉस्टल्स वहां पे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम लोग आगे जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं लैंग्वेजेस के और जो दीगर कोर्सेज हैं, उनकी फीस भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग हर प्रोग्राम में आपको बताते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी सारी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी सारी हैं, सब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जितने भी कोर्सेज हैं, उनकी फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। तो फीस के लिए आपको घबराना नहीं है। और जो हॉस्टल का प्रोग्राम होता है, हॉस्टल के भी चार्जेस काफ़ी कम होते हैं। फूडिंग का, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है? यस, ऑफ कोर्स, गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है एंड बॉयज के लिए सेपरेट अलग अलग विंग्स बने हुए हैं, और हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हॉस्टल है। तो अगर आप किसी भी जगह पे हिंदुस्तान के किसी शहर में हो, किसी स्टेट में हो, तो आप इस एंट्रेंस को, इसमें जाने के लिए एंट्रेंस का आप सहारा लें, और जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको वहाँ अकोमोडेशन भी मिलेगा। कोर्स की फीस बहुत सस्ती होगी, बहुत मेहनत करना है आपको इसके लिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पे जो है UG प्रोग्राम्स भी है, तो इसमें एडमिशन के लिए किस तरह की हमें तैयारी करना होगा, या क्या क्राइटेरिया होगा इसका? जो बच्चे प्रोग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं, हम पेरेंट्स से भी कहते हैं कि अपने बच्चों को और आप खुद भी इस प्रोग्राम से जुड़िए। हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था CUCET के बारे में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, इसमें दाखिला लेने के लिए अब आपको CUCET का सहारा लेना पड़ेगा। इसके पहले JNU का अपना सेपरेट एंट्रेंस हुआ करता था। जब हम लोगों ने CUCET यहाँ पे डिस्कस किया था, तो बताया था कि तकरीबन 59 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ये प्रोग्राम हम लोगों ने 1-2 साल पहले किया था। और तब आप लोगों को आगाही दी थी कि आने वाले वक्त में इस तरह का गवर्नमेंट जो है वो एक लाने वाली है प्रपोजल, कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कॉमन टेस्ट हो। क्योंकि लाइन में बार बार बोलता हूँ, वन नेशन वन टेस्ट की तरफ आहिस्ते आहिस्ते चीजें बढ़ रही हैं।
इसका फुल फॉर्म ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट या CUCET। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें भी दाखिले के लिए आपको जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें दाखिले के लिए CUCET का आपको सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाना हो, किसी भी कोई भी कोर्स करना हो, या अंडर ग्रेजुएट कोर्स। आगे दो तीन कोर्सेज इंशाल्लाह मैं उसके बारे में भी डिटेल करता हूं, उनके लिए अलग एंट्रेंस का सहारा लेना है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम आपका है उसमें जाने के लिए आपको CUCET का सहारा लेना है। ओके, इसके लिए तैयारी कैसे करना होगा सर? राइट, अब हम यहाँ पर साजिद साहब CUCET का एक एग्जामिनेशन का पैटर्न बता रहा हूं मैं, जो इस तरह के कोर्सेज में जो आपके लैंग्वेजेस के कोर्स हैं JNU में, उसमें दाखिला लेने के लिए जो CUCET आपको देना है। तो देखिए अब होता है क्या है कि इस एंट्रेंस में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज तीनों के बच्चे बैठते हैं जी। तो इसका मतलब पेपर तो किसी एक स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं होगा, सो पेपर में ऐसी चीजें होंगी जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर ले। तो अब आप बताएं क्या हो सकता है, आप खुद सोचें। तो 10th तक की साइंस एंड मैथ्स आपकी होगी, आपकी इंग्लिश होगी, आपका करंट अफेयर्स वगैरह GK वगैरह की टाइप की चीज होगी, और इस पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में ये जनरल चीजें आएंगी, लाइक जैसे मैंने बताया 10th तक की मैथ साइंस आ जाएगी, करंट अफेयर्स आपका होगा, जनरल नॉलेज आपका होगा, इंग्लिश होगी, और एक सेक्शन होगा स्पेसिफिक। सपोज अगर हमको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई कोर्स अगर ऑप्ट करना है, तो उस सब्जेक्ट का भी मेरे पास नॉलेज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड एक सेक्शन होगा उस पेपर में। तो पेपर में 2 सेक्शन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 80 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन A में जनरल टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, सेक्शन B में जिस ब्रांच में, जिस डिपार्टमेंट में, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उस कोर्स के स्पेसिफिक 40 क्वेश्चन होंगे। और ऑब्जेक्टिव पेपर है तो डेफिनेटली आपको ध्यान होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 4 आंसर होंगे, करेक्ट आपको आंसर देना है, OMR शीट आपको फिल करना है, नेगेटिव पॉजिटिव मार्किंग हर बार हम लोग बताते हैं, तो केयरफुल रहना है आपको। ओके सर, जैसे हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है JNU से, राइट, अब हमने CUCET का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया जी। अब ये कैसे तय होगा कि मुझे एडमिशन JNU में चाहिए या किसी और यूनिवर्सिटी में चाहिए? अगर JNU में चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? राइट, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपका है। इसको ऐसे हम समझते हैं साजिद साहब कि CUCET 59 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तकरीबन है, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है आने वाले वक्त में अपने एडमिशन के लिए CUCET का सहारा लेंगे। अब हमने CUCET दिया तो हमारे साथ दीगर बच्चे भी देंगे। अब जब कट ऑफ आएगी तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ जो सबसे टॉप के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे सपोज कीजिए कि आपने नीट का एग्जाम दिया और आपको ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली चाहिए, तो जितने बच्चे बैठे सबकी चॉइस होगी पहली एम्स, तो इसका मतलब एम्स की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब आप CUCET दे करके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्रोच करेंगे तो प्रायोरिटी जो बनेगी उसमें सबसे ऊपर JNU आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगी, जामिया मिलिया इस्लामिया आएगी, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पहले आएंगे। तो डेफिनेटली इनकी कट ऑफ जो है दीगर इंस्टीट्यूशन से ज्यादा जाएगी। तो अच्छे से अच्छा स्कोर करना है आपको। तो मतलब फिर भी आप बता सकते हैं कि अगर हमें JNU में जाना है तो लगभग कितना नंबर हमारे पास होना चाहिए जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि हमें एडमिशन मिल जाएगा? राइट, देखिए यहां पर मैं कंफर्मेशन के साथ इसलिए नहीं कह सकता हूं कि इस बात पे डिपेंड करता है साजिद साहब कि जिस साल आप एंट्रेंस दे रहे हैं उस साल पेपर कैसा आया, एंड सेकंड कैसे बच्चे उस साल आपके साथ एंट्रेंस में बैठे हैं। जब बच्चे बहुत अच्छे बैठेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर जाएगी, थोड़ा मीडियोकर क्राउड आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में कंफर्मेशन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए एटलीस्ट 75% आपका स्कोर होना ही चाहिए टेस्ट में। उसका जहन बना के आप प्रिपरेशन करें। ओके, तो सर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये एपिसोड लोग देख रहे होंगे, अब कोई मन बना ले कि चलो JNU के लिए ट्राई करते हैं, राइट, तो उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन या फॉर्म कब भरना है ये डिटेल बता सकते हैं सर? एग्जैक्टली, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सारी चीजें हम लोग बार बार कहते हैं आपसे कि अगर आप पीछे के सारे एकेडमिक कैलेंडर को देखें तो जनरली बोर्ड के एग्जाम मार्च अप्रैल में हो जाते हैं और सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई जून में होते हैं और जुलाई से एकेडमिक कैलेंडर शुरू हो जाता है। तो अब फॉर्म निकलने का डेट आ चुका है।
सो बी प्रिकॉशंस। वैसे अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इंशाल्लाह जैसे ही आएगी हम लोग यहाँ से आपको इन्फॉर्म यानी अभी करेंगे। एग्जाम के लिए कोई फॉर्म नहीं आया, एंट्रेंस एग्जाम का कोई या CUCT का जैसे ही आएगा कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से आपको कन्वे करेंगे, लेकिन आपको एकदम अब अपने आप को तैयार रखना है और अपने आप को अपडेटेड रखना है। हमेशा JNU के साइट पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके अपने आप को आप अपडेट करते रहें। देखें, दीगर कामों के लिए बहुत बार आप गूगल पे सर्च करते हैं, प्लीज अच्छी यूनिवर्सिटी जानने के लिए भी आपको हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनके साइट को जाके सर्च जरूर करना चाहिए कि उनका फॉर्म कब आने वाला है, अगर आ गया है तो लास्ट डेट क्या है। ओके सर, जैसे नीट के लिए हम लोग काफी तैयारी करते हैं, Right. JEE मेंस के लिए तैयारी करते हैं, कैट के लिए तैयारी करते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो बहुत फेमस है इंडिया में, Right. और उसकी खूब जी भर कर हम लोग तैयारी करते हैं। अब जैसे आपने बताया कि CUCT भी एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके जरिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जी जी, तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी थोड़ा मेहनत करना होगा, करनी होगी। तो पर CUCT का जो एग्जाम पैटर्न है, जैसा कि आपने बताया, जो इसका तरीका है, क्या इसके लिए भी हमें कोई क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है, या जो हम 11-12 का पढ़ रहे हैं उसके बिना पर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे? देखिए, हुआ क्या है कि आप जब पहले चलें, थोड़ा सा पहले, तो जो आप देखेंगे कुछ एग्जामिनेशन बड़े मशहूर थे, जैसे UPSC सिविल सर्विसेज, NDA, CDS, बैंक PO, और उसके बाद फिर आ गया JEE मेंस, नीट। ये तो बड़े मशहूर एग्जाम्स थे जी। पिछले 8-10 साल में एक और एग्जामिनेशन बड़ा मशहूर निकल के आया, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब ये CUCT भी उसी रास्ते पे है। तो आप देखें, आप खुद सोचें, नीट में कितने बच्चे बैठेंगे? 17 लाख, लेकिन जब आप CUCT देंगे तो आप देखेंगे तकरीबन इसमें भी उतने ही बच्चे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के साइड भी बच्चों की तादाद कम नहीं है। और आपको पता ही होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चे वहां पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एंट्रेंस में बच्चों की भागीदारी ज्यादा बढ़ेगी। सो आपको तैयार होना है, ये सब सारे एंट्रेंस की तैयारी करनी है। और बड़ा बेहतरीन आपने सवाल किया कोचिंग की, जहां तक आपने बात की। देखिए, 10th तक की तो मैथ साइंस आपको रिवाइज करनी है, वो आपने पढ़ी भी है जी। अब बाकी क्या है, जो भी टॉपिक आपका आएगा उस टॉपिक की आपको इंफॉर्मेशन होगी, आपको नॉलेज होगी। प्रॉब्लम कहां आएगी कि पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अलॉटेड टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करना। ये तभी पॉसिबल होगा जब उस तरह के पेपर की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे सहूलत वाली चीज मैं आपसे कह रहा हूं, गूगल पे जाएं जी, किसी भी तरह का CUCT का पेपर पिछले साल जो हुआ है पेपर डाउनलोड करें। आप डाउनलोड करेंगे, उस पेपर को करेंगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन का मेयार क्या है, और हम कैसे तैयारी करें कि 2 घंटे में एक्यूरेटली हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। ये सबसे आसान एक स्ट्रैटेजी है। और सेकंड में कहना चाहूंगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो JEE और नीट के लिए अलग से अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, क्लैट के लिए लॉन्च करते हैं, अब वो CUCT के लिए भी लॉन्च करने लगे हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के UG प्रोग्राम थे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में बताया, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी आपने बता दिया। राइट। लेकिन अभी एक प्रोग्राम का जिक्र आपने किया था आयुर्वेदा साइंस के बारे में, तो इसका भी थोड़ा सा आप मालूमात व्यूवर्स को दें कि ये प्रोग्राम क्या है और इसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस होगा। बहुत अच्छा सवाल है। और देखें, यहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड आयुर्वेदिक बायोलॉजी करके कोर्स लॉन्च हुआ है। 5 साल का है ये। ओके, तो ये मतलब न्यूली लॉन्च है ऐसा? न्यूली, बहुत दिन तो नहीं कह सकते, बहुत रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसे। और 5 साल का कोर्स है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो आपको जाने के लिए 12th आपको साइंस से होना चाहिए, 50%, 50% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, PCB और या PCB। Okay. और जो ST/SC हैं उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगेन आपको एंट्रेंस का सहारा लेना है इसके लिए, और 5 साल का ये कोर्स होगा। तो बेहतरीन ये कोर्स हो सकता है। Okay. और एक और कोर्स हम लोगों ने पर बताया, ये सर नॉर्मली देखा जाए कि मेडिकल के कोर्स 5 साल के होते हैं, 4 साल एकेडमिक होता है, फिर वो होता है, पर और कोई कोर्स अगर करना है तो 3 साल का मिनिमम होता है जी। ये आयुर्वेदिक साइंस का कोर्स करना है तो 5 साल का, तो ये 5 कंप्लीट साल एक मेडिकल का कोर्स जो हो जाता है जी। तो क्या इसको वही प्रेफरेंस है जो अदर कोर्स को दी जाती है? थोड़ा ये अलग है साजिद साहब। यहाँ पे जो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये आपको मास्टर लेवल के डिग्री के साथ बाहर निकालेगा, यानी कि वहां से जब निकलेंगे UG PG दोनों कंबाइंड है ऐसा? कंबाइंड है, दैट इज। तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जा सकता है, इंटीग्रेटेड एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड कोर्स इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी करके इसका नाम है। 5 साल का है। जब आप निकलेंगे तो आपको मास्टर डिग्री आपको मिलेगी। तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। और एक प्रोग्राम के बारे में और हम लोगों ने जिक्र किया है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है,
वो कौन सा? यानी कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई बीटेक का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। और इसके लिए आपको जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं कोई अलग से एंट्रेंस नहीं देना है। जेईई मेंस के स्कोर के बेस पर आपकी काउंसलिंग होगी और यहाँ पे आपको दाखला मिलेगा। तो जो बच्चे जेईई मेंस देते हैं वो अपनी लिस्ट में अब ये डाल लें कि आने वाले वक्त में जेएनयू भी आपके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बात तो आपने अच्छी बताई कि क्योंकि जेईई का हम लोग तैयारी करते ही हैं। राइट। अगर हमको जो है जेएनयू में एडमिशन चाहिए तो इस एंट्रेंस एग्जाम के जरिए उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, मिल सकता है। उसके अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये तो मतलब आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का बारे में बता दिया है जी। लेकिन अगर पीजी की बात करें तो पीजी के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट हमने लैंग्वेज का प्रोग्राम बताया, अब उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं साजिद साहब। उसके बाद आप आ जाएं लाइफ साइंसेस का, वहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सेलुलर मॉलिकुलर बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA कर सकते हैं। और अभी 2018 में लॉन्च किया गया है वहाँ पे MBA का प्रोग्राम भी। देखें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में MBA का प्रोग्राम भी आ चुका है। तो जो बच्चे MBA करना चाहते हैं उनके लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के तौर पे आपके सामने एक ऑप्शन के तौर पे आ सकता है। तो MBA का प्रोग्राम भी यहाँ पे मौजूद है। और जैसे मैंने आपको अर्ज किया वो MA इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी भी यहाँ पे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का एक पार्ट है। ओके सर, अभी हमने अंडर ग्रेजुएट की बात कर लिया, पीजी की बात कर लिया, लेकिन अगर हमने ग्रेजुएशन अपने स्टेट से किया हुआ है, कोई कॉलेज से किया हुआ है, कोई यूनिवर्सिटी से किया है, तो अगर हमें पीजी में एडमिशन चाहिए जेएनयू में, तो क्या उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी है, डायरेक्ट हमें एडमिशन मिल सकता है? डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन नहीं है और आपको यहाँ पे एंट्रेंस का सहारा लेना ही पड़ेगा। सो जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है अब वहां पे डायरेक्ट एडमिशन ऑलमोस्ट लगभग। तो पीजी के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है? हाँ, फिर वहां आया CUCET एक यूजी प्रोग्राम के लिए होता है और CUCET पीजी प्रोग्राम के लिए भी होता है। जैसे NTA में आप देख लें नीट यूजी भी होता है, नीट पीजी भी होता है। तो उसी तरह से वहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी एंट्रेंस है और उस एंट्रेंस का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ओके जी। सर, एक चीज और है जो हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है, रिजर्वेशन कोटे की हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, राइट, यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है? सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है साजिद साहब। तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी ओबीसी का रिजर्वेशन है 27%, 15% SC है, 7.5% ST है, फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए भी रिजर्वेशन है, EWS के कोटे का भी यहाँ रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल एंड रेगुलेशन। सर, आपने जैसा बीच में भी बताया था कि फॉरेन लैंग्वेजेस में भी आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं जी। तो अगर मुझे कोई कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल मैं BA करना चाहता हूँ, फ्रेंच में करना चाहता हूँ, तो मुझे एक अलग से मतलब इसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा या ये कंसीडर किया जाएगा एज अ BA, एकदम ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कंसीडर किया जाएगा? या इसे ग्रेजुएशन के तौर पे ही ये काउंट होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग खाली BA कर लेते हैं, प्लेन BA कर लिए, ह्यूमैनिटीज से ले लिया, लेकिन अगर लैंग्वेजेस में करते हैं तो इसका एक स्पेशलाइजेशन हो जाता है, समझ लीजिए। तो इसे अलग से कंसीडर किया जाएगा या ग्रेजुएशन ही माना जाएगा? ग्रेजुएशन ही माना जाएगा। जो प्रोग्राम का नाम है उसका, जैसे BA ऑनर्स रशियन, BA ऑनर्स पर्शियन, BA ऑनर्स अरेबिक। अब क्या होता है कि जैसे तो पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट इसी के ऊपर बेस होगा। इसमें क्या होता है साजिद साहब, जैसे आपने BA में दाखला लिया तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि आपका एक कोर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ 2-3 सब्जेक्ट और भी होते हैं। जैसे जैसे आपका ईयर आगे बढ़ता जाता है अदर सब्जेक्ट कम हो जाते हैं और कोर सब्जेक्ट आपका उसके पेपर्स बढ़ने लगते हैं। तो अल्टीमेटली शुरू में फर्स्ट ईयर में आपको, अगर आपने पर्शियन लिया है तो पर्शियन के अलावा और दीगर चीजें भी आपको वहां पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस भी आपको रखनी होगी, लैंग्वेज के तौर पे हिंदी, इंग्लिश वगैरह भी आप ऑप्ट करेंगे। तो ये पेपर भी आप लेके चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ पेपर्स ऑफ कोर सब्जेक्ट आपका बढ़ता जाएगा और ये सब सारे सब्जेक्ट के पेपर कम होते जाएंगे। ओके, चलिए सर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की बात आपने किया था जिसमें से आपने 2 कोर्स बताया था जी, उसके लिए भी हमको यही एंट्रेंस एग्जाम देना है? हाँ, अब जो मैंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा आपको बताया उसके लिए आपको CUCET का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने अर्ज किया आपको कि जो इंजीनियरिंग के बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक इन IT
जो है उसके लिए जेईई मेंस का आपको स्कोर चलेगा, उसके लिए अलग से एंट्रेंस आपको नहीं देना है, बस सिर्फ फॉर्म जब निकलेगा जेएनयू का तो फॉर्म आपको राइट टाइम पे फिल कर देना है। ओके सर, एक और चीज़ है, पीएचडी रह गई है, तो मैं चाहता थोड़ा सा पीएचडी के बारे में भी बता दें। पीएचडी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नॉर्म है कि आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओके नेट आपको अपीयर करना है, नेट के स्कोर के बेस पे आपको पीएचडी में यहाँ पे दाखला मिलेगा। मिल जाएगा। तो नेट स्कोर आपको अच्छा, नेट में अच्छा स्कोर आपको करना है जी। ओके सर, जेएनयू की अभी कोई नोटिफिकेशन आई है फॉर एग्जांपल एमबीए वगैरह के लिए, अगर कोई एडमिशन लेना चाहे तो क्या उसकी कोई नोटिफिकेशन है? जी हाँ, और पेरेंट्स के लिए और आपके बच्चों के लिए यहाँ से हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर जेएनयू से आपको एमबीए प्रोग्राम वहाँ से करना है, वहाँ दाखला लेना है, तो 28 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जेएनयू के साइट पे आप विजिट करें और फॉर्म को ऑनलाइन फिल करें। और इसमें ध्यान रखेंगे, जो इस एमबीए प्रोग्राम में आपको दाखला लेना है उसके लिए कैट कॉमन एडमिशन टेस्ट जो आईआईएम्स के लिए होता है, उस कैट के स्कोर के बेस पे आपको यहां दाखला मिलेगा। यानी एग्जाम आपको तैयार अलग से नहीं करना है जेएनयू एमबीए के लिए, कैट ही की आपकी तैयारी होगी, कैट के स्कोर के बेस पे यहां पर आपको दाखला मिलेगा। लेकिन फॉर्म आपको सेपरेट फिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। ओके तो यानी बहुत कम वक्त बचा है, आप इसकी तैयारी करें, इसका फॉर्म भरें अगर आपको एमबीए जेएनयू से करना चाहते हैं तो। जी ओके सर, जैसा कि आपने कहा कि जेएनयू एक रिसर्च सेंटर है इंडिया का नहीं बल्कि ग्लोबली देखा जाए तो जी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी कोर्स होते होंगे आने वाले दिन में जो मतलब पहले से ही लोगों को पता हो और इसकी तैयारी लोग करें, तो क्या कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है कि आने वाले दिन में इस तरह का कोर्स लॉन्च होगा? अगर आप बता दें, शायद इसमें से कोई ऐसा होगा जो करना चाहे और इंटरेस्टेड हो। तो शुरुआती दौर में जब यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी तो फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज यहाँ पे आए, फिर ह्यूमैनिटीज़ के मास्टर प्रोग्राम्स आए और उसके बाद पीएचडी के सारे प्रोग्राम्स आए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, लाइफ साइंसेज का डिपार्टमेंट, एमसीए का डिपार्टमेंट आ गया, और अभी जैसे हमने जिक्र किया है एमबीए का प्रोग्राम आ गया। तो अब आने वाले टाइम में और कौन कौन से प्रोग्राम आ सकते हैं स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ। बात मैं कर रहा था अभी एमबीए प्रोग्राम की, तो अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है। और जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो प्रोग्राम मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम, पीएचडी भी है मैनेजमेंट में, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और प्रपोज प्रोग्राम्स में आप देख लें डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। और अदर्स प्रोग्राम जो आने वाले टाइम में लॉन्च यहाँ पे होने वाले हैं वो एमएस इन मैनेजमेंट विद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, यानी मास्टर ऑफ साइंस मैनेजमेंट, जो बच्चे बीटेक वगैरह करते हैं, एमटेक करते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा ये कोर्स आने वाला है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एमडीपी प्रोग्राम आने वाला है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ देखें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आने वाला है कि आगे चल के आप ये इस तरह के कोर्सेज को कैसे आप पढ़ाएंगे। और साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम आने वाले एकेडमिक कैलेंडर में आने वाले हैं। और मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि 28 फरवरी लास्ट डेट है एमबीए प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए फॉर्म फिल करने का। और इसमें एडमिशन कैट के स्कोर के थ्रू होगा। कैट में जो स्कोर आपका आएगा उसका 70%, ग्रुप डिस्कशन 10% और पर्सनल इंटरव्यू 20% लेकर के एक मेरिट लिस्ट बनेगी। और ध्यान रखेंगे इस यूनिवर्सिटी में एमबीए प्रोग्राम में 75 सीट्स हैं और साजिद साहब ने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है कि 75 सीट्स में रिजर्वेशन भी है। फॉर्म फिल करने का प्राइस 2000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है और 1000 रुपीज SC ST एंड फिजिकली चैलेंज जो बच्चे हैं उनके लिए है। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी जेएनयू के बारे में हम लोगों ने बात किया और शुरुआत ही की है, लेकिन अभी बहुत कुछ और डिस्कस करना बाकी है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग करेंगे अगर मौका लगा तो। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और मास्टर प्रोग्राम एंड पीएचडी के प्रोग्राम्स वगैरह हम ज़रूर आपको बताएंगे। और जो पहले प्रोग्राम बता चुके हैं, अगर उसमें भी कोई आपकी क्वेरीज होगी तो उस क्वेरी का भी हम यहाँ से जवाब देंगे, उस सवाल का जवाब हम देंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी कंटिन्यूएशन में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे इसको। ओके जी, थैंक यू सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज काफ़ी कुछ आपने हमारे व्यूवर्स को बताया जिसका हम सबको इंतजार था जी। और जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, यकीनन सब कोई इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कैसे पहुंचना था शायद आज आपने
वो रास्ता आसान कर दिया है लोगों जी, के लिए। प्लीज इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जरूर। और बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, केयरफुल रहिए। और अब आपके स्कूल खुल गए, खूब मेहनत से, लगन से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। जी सर, आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी बच्चों को बहुत गाइड करना है, इंशाल्लाह। काफी कुछ लोगों तक पहुंचाना है सर। इंशाल्लाह। और बड़े टफ टाइम से हम लोग बाहर निकले हैं। जी और कहा गया है कि जब इंसान टफ टाइम से बाहर निकलता है तो और निखर के बाहर निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अपने पोटेंशियल को प्रॉपर यूज करना है और अपने मंजिल की जानिब बेहतरीन कदम आगे बढ़ाना है, मजबूती से कदम आगे बढ़ाना है। और कदम कैसे बढ़ाना है, किस रास्ते पर चलना है और मजबूती के साथ कैसे बनाना है, हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बताने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे कि आप कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 9619667578 पर। साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं winislam@gmail.com पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।